अंदर बड़ी पॉजिटिविटी का संचार होगा। पॉजिटिविटी यूं कि आने वाले समय में भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के लिए जो क्रूड ऑयल की डिमांड है, जिसके चलते हमारी और रूस की मित्रता में प्रगाढ़ता है, जिसके चलते अमेरिका से हमारी नाराजगी है। अमेरिका ये मानता है कि ये तेल रूस से मंगाते हैं। भारत दुनिया के ऑयल इंपोर्टर्स में तीसरे टॉप कंट्री में शुमार होता है। थर्ड हाईएस्ट हैं हम लोग तेल मंगाने वालों में। और अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने 222.30 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्च तक मंगा लिया था। लास्ट एक साल का 10% अधिक तेल हमने मंगाया था, जिसकी कीमत 186.45 बिलियन डॉलर थी। हम इतना अधिक तेल मंगाने वाले लोग हैं कि भारत सरकार को कई बार रुककर यह सोचना पड़ता है कि क्या तेल का कभी कोई विकल्प हो पाएगा। और उसके विकल्प के रूप में अक्सर हमें सुनाई देता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सुनाई पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ एक और मॉडल भी इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा जून 23 में कहा गया था कि कुछ ऐसी चीजों को लेकर के वो काम कर रहे हैं जिसको देखकर पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मार्केट में न्यूज आ गई। हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा लॉन्च की गई। BS6 का 100% इथेनॉल पावर्ड कार सिस्टम इनके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। 100% इथेनॉल का मतलब, आप में से कईयों को इथेनॉल लगेगा कि इथेनॉल का मतलब तो अल्कोहल, वो वाला जो कि नशे के काम आता है। संभवतः जो साइंस के विद्यार्थी हैं जो इन दिनों थोड़े अपडेटेड हैं, उन्हें ये जानकारी होगी कि इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। लेकिन 100% इथेनॉल का उपयोग हो जाएगा, और वो भी दुनिया की इतनी रिनाउंड कंपनी जिसका नाम टोयोटा है वो कर लेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। इस खबर के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी का प्रॉपर तरीके से हाई क्रॉस वर्जन लोगों के सामने अनवील किया गया और बताया कि ये BS6 स्टेज 2 के आधार पर डेवलप की गई है। एक बार आप कार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। सुदर्शन जी वो कहते थे कि इस देश का किसान देश के लिए ऊर्जा और फ्यूल तैयार कर सकता है। ये वो इंजन है। कोई विश्वास नहीं रखता। मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते हर बार कहता था, गाँव अगर समृद्ध और संपन्न बनाने हैं और गाँव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करना है, ये है फ्लैक्स फ्यूल। पहले किसी भी हालत में एग्रीकल्चर ग्रोथ। फ्लैक्स फ्यूल कार, जिसमें कि आप यहां पर इनोवा को देख रहे हैं, ये हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों का कंजप्शन सेम टाइम पर करेगी। इन दोनों का बनाया हुआ यह जो मिक्सचर है BS6, ये इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो काम में आएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होगी। जैसे आप में से कई लोगों ने घर में जनरेटर चलते हुए देखे होंगे, और जब आपने जनरेटर चलते हुए देखे होंगे तो ये पाया होगा कि आप उसमें कोई ईंधन डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ऐसे ही इनोवा के अंदर जो ईंधन यूज किया गया है वो इथेनॉल है। इथेनॉल से जो जनरेशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, और इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल ड्राइव होगा। इतना ही नहीं, इसका जो इंजन है वो डायरेक्ट भी इथेनॉल से पैदा हुई एनर्जी को यूज करके व्हीकल को चलाने में कामयाब हो सकेगा। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज अपने आप में मार्केट को मिलने जा रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस इथेनॉल दोनों के साथ मिलकर के एक हाइब्रिड मॉडल। BS6 मॉडल क्या है, इसका 6th जनरेशन एमिशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके दुनिया भर में पॉल्यूशन को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। उनमें से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड 6 की बात करता है, जिसमें पॉल्यूटेंट्स जो डिसाइड किए गए हैं पर्यावरण में लॉन्च करना, उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है। उनके अंदर अगर आप देखें तो आप यहां पाएंगे कि भारत स्टेज 1 स्टेज 2 जो कि रेफरेंस लेकर के हमने यूरो 6 के साथ किया है। भारत से हमने भारत लिया BH के अंदर। अब BH6 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेशनल वाइड इसको हमने पूरी तरह से अलाउ कर दिया है, और इसके अंदर हमने कुछ एमिशन टारगेट्स रखे गए हैं। यो हमारे देश के अंदर BS5 मॉडल कभी नहीं आए, डायरेक्ट हम BS6 पर गए। यह गाड़ी 40% इथेनॉल से और 60% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होगी। इसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न बनने लगेंगे। पहला प्रश्न यह होगा कि यह इथेनॉल आएगा कहां से, क्या हमें यह किसी देश से मंगाना पड़ेगा। अगर हम नितिन गडकरी जी की बात को सुने ध्यान से, तो इन्होंने कहा देश का किसान ही देश की ऊर्जा उत्पादन के अंदर कामयाब होगा। देश का किसान कैसे कामयाब होगा, इसको समझने के लिए आप इथेनॉल का प्रोडक्शन समझिए। देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होगा, यह समझने के लिए
मैं आपको बताऊंगा कि देश में उग रही फसलों से ही इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन क्या ये इकोनॉमिकली और पर्यावरण के हिसाब से वायबल होगा, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इथेनॉल की वर्तमान में मार्केट की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 1 लीटर तो शराब नहीं आती 60 रुपए में, जिसके अंदर पानी भी मिला होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सही मायने में जो फ्यूल आप यूज करते हो वो आप पीते नहीं हो, ठीक है ना, उसमें रिफाइनिंग होती है। वर्तमान में अगर हम पेट्रोल की तुलना करें तो 100 रुपए से अधिक ही हर राज्य में लगभग पेट्रोल चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम 60 रुपए प्रति लीटर इथेनॉल की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक रूप से सस्ता है। वहीं दूसरी ओर इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत को समझने के लिए आपको एक बेसिक बात यह समझनी होगी कि पेट्रोल या डीजल पूरी तरह हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती हैं। ये जलती क्यों है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। जब इनमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है तो ऑक्सीजन मिलकर के ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, असल में जलकर एनर्जी पैदा करती हैं। वो जो एनर्जी है ना, जैसे आप घर में कभी लकड़ी जलाएं तो लकड़ी जलाने से हीट प्रोड्यूस जो होती है, वही एक तरह से आप हीट मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हीट को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स जब जल रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उनसे भी एनर्जी बाहर आती है। दिक्कत क्या होती है कि पेट्रोल और डीजल में जो हाइड्रोकार्बन यूज किए जाते हैं समटाइम्स वो सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो फॉसिल्स होती हैं। फॉसिल्स बोले तो जीवाश्म, पुराने जीव, पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के अंदर जो क्रूड ऑयल यूज किया गया है प्रोड्यूस करने में, उनमें सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा भी मिली हुई चली आती है। इसके कारण जब आप पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं तो उसकी वजह से ना केवल पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, बल्कि इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बाहर आते हैं और सल्फर ऑक्साइड्स भी बाहर आते हैं, जो कि शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके चलते हमारी धरती पर पर्यावरण में आई हुई जो सूर्य किरणें हैं वो वापस ना लौट पाने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने से औसत तापमान पृथ्वी का लगातार बढ़ता रहता है। यही कारण है कि दुनिया के देश लगातार ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि धरती का तापमान ज्यादा ना बढ़े, ग्लेशियर्स ज्यादा ना पिघलें, समुद्र का जल तल का स्तर जो है वो ज्यादा ना बढ़े। बड़ा सवाल ये बनता है कि इथेनॉल के अंदर भी तो कार्बन है। अगर हम थोड़ा भी केमिस्ट्री जाने तो C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है। ऐसी स्थिति में यदि हम इथेनॉल को भी जलाएंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझना जरूरी है कि पेट्रोल में केवल हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑक्सीजन का अभाव है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोकार्बन्स के जलाने से अनबर्न जो कार्बन है, जो बिना जला कार्बन है उसकी, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। वहीं अगर हम इथेनॉल को जलाते हैं तो इथेनॉल अपने साथ ही अपने हिसाब से C2H5OH अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर घूम रहा है, यानी ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी है। ऐसी स्थिति में यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन किया जाता है तो इसके जलने के चांसेस पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी अधिक होते हैं। यही माना जाता है कि इनके जलने से किसी भी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 60% तक कम हो जाती है, नंबर एक। दूसरी ओर चूंकि इथेनॉल को बनाने के लिए किसी जीवाश्म का उपयोग नहीं किया गया है तो नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से इथेनॉल की बर्निंग पर कम मिलती है। आप पूछेंगे तुलनात्मक रूप से कम क्यों, जीरो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इथेनॉल जहां से प्रोड्यूस हुआ है थोड़ी इंप्योरिटीज इसमें भी हो सकती हैं। हालांकि पर्यावरण के लिए ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी किफायती मानी गई हैं। इसी वजह से इथेनॉल को आजकल पेट्रोल और डीजल में मिलाकर बेचा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यदि पेट्रोल के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये पेट्रोल भरा है एक कंटेनर में, यदि यहां पर पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल को मिला दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ब्लेंडिंग कहा जाता है। ब्लेंडिंग यानी मिलावट कहा जाता है, जिसमें मान लीजिए कि मैंने आपके सामने यहां पर 80% पेट्रोल रख दिया और 20% मैंने यहां पर इथेनॉल रख दिया। 80 और 20 का ये जो मिलावट है जिसको आपने ब्लेंडिंग नाम दिया है, इसकी वजह से जो कुल मिलाकर के प्रोड्यूस निकल कर आया है उसी को हम फ्लेक्सी फ्यूल कहते हैं। फ्लेक्सी फ्यूल क्या है? जब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला दिया जाए या डीजल के अंदर इथेनॉल मिला दिया जाए तो जो बनकर के नया ऑयल निकल कर आता है उसे ही हम फ्लेक्सी फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये फ्लेक्सी फ्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। आज का जो टाइटल है कि पेट्रोल और डीजल के स्थान पर फ्लेक्सी फ्यूल यूज किया जाएगा, उसके पीछे का औचित्य भी यही है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा
सबसे बड़ा प्रश्न तो यही कि आप इसे लाएंगे कहां से। इसको लाने को लेकर के मेरे प्यारे साथियों हमारे यहां पर 3 प्रकार का फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन एल्कोहल का सोर्स है, वो भी हम बताएंगे। वहीं दूसरी ओर कितना परसेंट तक मिलावट की जा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों फिलहाल जो आपने इनोवा का मॉडल हमसे सुना है इसमें 100% ही इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये यानी कि एक तरह से फ्लेक्स फ्यूल ना होकर प्योर इथेनॉल ही है। अगर इसमें 5% भी पेट्रोल होता तो शायद आप इसे फ्लेक्स फ्यूल कहते, लेकिन यहां तो पूरी तरह से 100% का जो ये आंकड़ा है ये इथेनॉल से भरा हुआ है। तो संभवतया अब आप इस विषय को अच्छे से समझ पा रहे हो। अब ये इथेनॉल बनता कैसे है इस बारे में हल्की सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन यानी किण्वन के साथ में इथेनॉल का निर्माण होता है। इथेनॉल 3 प्रकार से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे देश में पैदा होने वाला गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार जब इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है, तो पैदा होता है फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। आपके दिमाग में बहुत बेसिक सा सवाल आएगा और वो ये है कि ये सब तो खाने वाली वस्तुएं हैं, खाने वाले उत्पाद हैं, पदार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि इनसे इथेनॉल पैदा होने लग गया तो हमारे यहां पर खाद्यान्न संकट यानी कि फूड स्कार्सिटी उत्पन्न हो जाएगी। उसको भी मैं आगे डील करूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि बने हुए इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल टैंक के अंदर भरकर काम किया जाता है। दूसरा लेवल है सेकंड जनरेशन इथेनॉल, जिसमें चावल, गेहूं, जो मक्का है उसका भुट्टा और बांस इनका उपयोग किया जाता है। सबको मिलाकर नहीं, आप चावल से भी इथेनॉल बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं, भुट्टे से या बांस से भी आप लोग इथेनॉल बना सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन है। जनरेशन सेकंड क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि ये आपके एडिबल्स हैं, आपका खाद्यान्न है, खाद्यान्न से प्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि इसे लेकर के भी अलग अलग मत भिन्नता है। मत भिन्नता ये है, कई बार ये भी कहा गया है कि फर्स्ट जनरेशन में तो एडिबल्स के थ्रू पैदा किया जाता है, सेकंड जनरेशन में जो इनके जो बचे हुए उत्पाद रह जाते हैं, जैसे कि गेहूं को आपने काट लिया उसके बाद जो कचरा बचा रह गया, या आपने चावल काट लिया उसके बाद जो बचा हुआ कचरा रह गया, उससे इथेनॉल का प्रोड्यूस होना। इसे लेकर के समय समय पर परिभाषाएं बदल रही हैं, सरकार की अपनी इथेनॉल को लेकर पॉलिसी चल रही है। एक थर्ड जनरेशन और होता है जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो एल्गी से, जो समुद्र में पैदा होती है, उससे प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि एल्गी को लेकर के अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि उससे किस प्रकार इथेनॉल व्यापक स्केल पर पैदा किया जाएगा, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन को लेकर यह है कि ये इथेनॉल सेल्यूलोज से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो बचे हुए भूसे हैं उससे प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन दुनिया का ध्यान इसी पर जाता है कि यदि खाद्य पदार्थों की कमी हो गई फर्स्ट जनरेशन में तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि फ्लेक्स फ्यूल, चाहे वो 5% इथेनॉल से मिला हो, 10% से मिला हो, 20% से मिला हो, 85% से मिला हो या 100% से, लोगों के दिमाग में चिंता जरूर देता है। और सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि भाई साहब अल्टीमेटली पॉल्यूशन तो आपने कम कर लिया, समझ में आ गया, खर्चीला भी कम हो गया, समझ में आ गया, इको फ्रेंडली भी हो गया, इंजन की लाइफ भी बढ़ा दी, किसानों को फायदा भी हो गया, सरकार को भी फायदा हो गया, लेकिन सर इससे फूड सिक्योरिटी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसका अपडेट यह है कि 2018 में करीब 14.9 बिलियन मक्के का उत्पादन किया गया, लेकिन इसका 1/3 केवल इथेनॉल के उपयोग में लिया गया। यानी कि ऐसे खाद्यान्न जिनका उपयोग आप अपनी भूख मिटाने में नहीं कर रहे हैं, उससे भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा बड़ा डाउट होता है कि इथेनॉल के उपयोग से इंजन खराब होता है। ऐसा नहीं है। दुनिया में टोयोटा ने बनाया है और बहुत सारी वर्ल्ड रिनाउंड जो कंपनीज हैं वो अब इथेनॉल इंजन बना रही हैं, और उनका मानना है कि फ्लेक्स फ्यूल से व्हीकल को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से 43 से लेकर 70% तक ग्रीन हाउस का प्रभाव कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य जहरीले जो प्रदूषक हैं वो हवा की गुणवत्ता में कम मिलते हैं, जिससे गुणवत्ता के अंदर सुधार होता है। ना केवल इतना ही, मारुति के द्वारा भी फिलहाल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पर कार्य चल रहा है। मारुति सुजुकी वैगनार का भी हाल ही में एक प्रोटोटाइप जो फ्लेक्स फ्यूल पर चलेगा, यानी कि इथेनॉल के साथ मिलकर चलेगा, उस पर कार्य किया जा रहा है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है कि क्या अगर खाद्यान्न के स्थान पर खाद्यान्न का उपयोग इथेनॉल प्रोड्यूस में किया गया तो उससे हमारे लिए खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा या नहीं? इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल पर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि देश के लिए क्या